नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं जया भारती और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मनोज जोशी। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच लंदन के लॉर्ड्स में जारी। भारत ने फिडे महिला शतरंज विश्व कप टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में 4 खिलाड़ियों के साथ जगह बनाकर इतिहास रचा। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप में ग्रुप डी के मुकाबले में भारत संयुक्त अरब अमीरात को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। और कुश्ती में अंतिम पंघाल और हर्षिता ने बुडापेस्ट में पोलाक, एमरे और वर्गा जानूस मेमोरियल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीते। अब तक 3 गोल्ड सहित भारत के कुल पदकों की संख्या 6 हुई। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 15वें ओवर में 4 विकेट पर 69 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लगातार बारिश के कारण मैच शुरू होने में देरी के बाद यह मैच अब 29 ओवर का हो गया है। तीनों मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से बढ़त बनाए हुए है। टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी। एक रिपोर्ट। टीम इंडिया ने श्रृंखला का पहला मैच 4 विकेट से अपने नाम किया था। ऐसे में मेजबान इंग्लैंड के लिए ये करो या मरो का मुकाबला होगा। क्रांति गौड़ इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में 2 विकेट अपने नाम कर चुकी हैं। इसके अलावा भारतीय टीम को जेमिमा रॉड्रिगेज, दीप्ति शर्मा, स्मृति मंदाना और श्रीचरणी से बेहद उम्मीदें होंगी। हालांकि भारत को सोफिया डंकले, नैट साइबरब्रंट, एलिस डेविडसन रिचर्ड्स और चार्ली डीन के खिलाफ रणनीति बनाकर उतरना होगा, जो पहले वनडे मैच में शानदार खेल दिखा चुकी है। लॉर्ड्स के पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार है, हालांकि यहां स्पिनर्स को मदद मिल सकती है। इंग्लैंड के खिलाफ यह श्रृंखला आगामी वनडे विश्व कप की तैयारियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिसकी मेजबानी भारत करेगा। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच 22 जुलाई को चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। मनोज जी, जैसा भी हमने बताया कि आगामी वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है, जिसकी मेजबानी भी भारत करने वाला है, तो ये किस तरह से और कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है जी। ये देखिए, इंग्लैंड एक बहुत शक्तिशाली टीम मानी जाती है शुरू से, और भारत का जो है ना वो संघर्ष करती हुई दिखाई दी है ज्यादातर मौकों पर। लेकिन जिस तरह से चैंपियन की तरह भारतीय टीम पहले मुकाबले में जीती है, उम्मीदें जगी हैं भारत की। लेकिन आज बहुत सुनियोजित तरीके से उनके गेंदबाजी आक्रमण की शुरुआत हुई, जिससे भारत के जो विकेट गिरे, अगर आप देखें, प्रतिका रावल एक यॉर्कर लेंथ की गेंद पर आउट हुई। इसी तरीके से आप देखें तो हरलीन देओल जो है वो बैकफुट पर जाकर पंच कर रही थी, और पंच करते हुए ड्राइव खेलना चाहती थी सामने, और वो गेंदबाज के हाथों लपकी गई। इसी तरीके से हरमनप्रीत को देखें, कट लगाने के प्रयास में वो जो है बोल्ड हो गई। तो अभी जेमिमा आउट हुई हैं, तो ये बहुत बड़ा झटका है भारत के लिए। अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैं कहूंगा दीप्ति पर, ऋचा घोष पर, जो बाद में आने वाली बल्लेबाज हैं, उन पर रहेगी। जी, जैसे भी हमें बताया कि दीप्ति शर्मा, स्मृति मंदाना, श्रीचरणी से खासा उम्मीदें होंगी, लेकिन अभी काफी धीमी खेल रही हैं। जी, और क्रिकेट से एक और खबर है हमारे पास। ये शमी के फैंस के लिए खुशखबरी है कि भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को आगामी 2025-26 के घरेलू सत्र के लिए बंगाल के 50 संभावित खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल किया गया है। चोट की चिंताओं के चलते शमी को इंग्लैंड के दौरे के लिए भारतीय टीम से बाहर रखा गया था। 34 वर्षीय मोहम्मद शमी ने इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के बाद से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला है। इस सीजन में उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद का प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके थे। तो शमी की वापसी से टीम इंडिया को अब कितनी उम्मीदें हैं? देखिए जी, बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि जब भी भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण की बात होती है तो जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी की ही बात होती है, क्योंकि वो बहुत अच्छे सीम के फनकार हैं, और जिस तरीके से उनकी अपराइट सीम, रिस्ट जो है सीम के पीछे रहता है, जिससे गेंद दोनों ओर को मूव कराने में उन्हें बड़ी मदद मिलती है। नई गेंद से दोनों ओर स्विंग कराते हैं वो,
पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग कराते हैं और 135 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार गेंदबाजी करने की उनमें कुव्वत है। तो मैं तो समझता हूं कि अब ये 15 अक्टूबर से रणजी ट्रॉफी का सीजन होगा, उसमें बंगाल के लिए खेलेंगे। दिलीप ट्रॉफी 28 अगस्त से शुरू हो रही है, उसमें ये खेलेंगे। और मैंने देखा है कि जब जब इन पर जिम्मेदारी लादी गई है ना, तब तब ये उस कसौटी पर पूरी तरह खरे उतरे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में इन्होंने वरुण चक्रवर्ती के बराबर सबसे ज्यादा विकेट हासिल किए। इससे पहले अगर आप 2023 का वर्ल्ड कप देखते हैं, वहां ये सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज साबित हुए। तो अगर वो सीम के फनकार हैं, जिस तरह से आकाशदीप आजकल गेंदबाजी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आकाशदीप, क्योंकि अगले मैच में जो तीसरा मैच था उसमें अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे थे, अगर यहां मोहम्मद शमी होते तो निश्चित तौर पर एक उम्मीद जगती आगे के लिए। लेकिन अब मैं समझता हूं टीम इंडिया की भी उम्मीद जगी होगी भविष्य के लिए कि ये लौटेंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी या वर्ल्ड कप की तरह ही भारतीय टीम की सेवाएं करेंगे और वैसा ही परफॉर्म करके दिखाएंगे। बिल्कुल। अब बात शतरंज की। फिडे महिला शतरंज विश्व कप में भारत की 4 खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी, डी हरिका, आर वैशाली और अंतर्राष्ट्रीय मास्टर दिव्या देशमुख क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। जॉर्जिया के बटूमी में प्री क्वार्टर फाइनल में कल इन चारों खिलाड़ियों ने अपने अपने टाई ब्रेक मैच जीतकर अंतिम 4 में प्रवेश किया। इसके साथ ही टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में 4 खिलाड़ियों के साथ पहुंचने वाला पहला देश बनकर भारत ने इतिहास रच दिया। हम्पी ने स्विट्जरलैंड की एलेक्जेंड्रा कोस्टेन्यूक को हराया। दिव्या ने चीन की दूसरी वरीयता प्राप्त झू जिनर को हराकर बड़ा उलटफेर किया। उन्होंने पहला गेम काले मोहरों से जीता और दूसरा ड्रॉ खेला। रूस की कैटरीना लागनो से पहला गेम हारने के बाद हरिका ने वापसी की। उन्होंने दूसरा गेम जीता, फिर ड्रॉ खेला और फिर टाई ब्रेक में जीतकर अपना स्थान पक्का कर लिया। वैशाली भी टाई ब्रेक जीतकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। तो इन चारों खिलाड़ियों ने जिस तरीके से अपना प्रदर्शन दिखलाया है, मजबूत खिलाड़ियों को इन्होंने चुनौती दी और हालांकि क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। और आगे क्या उम्मीद है इनसे? देखिए, बड़ी उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि जब भी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले हुए हैं इन तीनों ने बहुत प्रभावित किया, चाहे वो हरिका हो, हम्पी हो। लेकिन दिव्या का एक काले मोहरों से खेलना और एक उलटफेर करना, ये एक नई सनसनी है, मैं कहूंगा, भारतीय महिला शतरंज जगत की। तो निश्चित तौर पर जो हम अभी तक पुरुषों का एक डोमिनेशन देखते थे, अर्जुन एरिगेसी हो, चाहे प्रज्ञानानंदा हो, या बहुत सारे ग्रैंड मास्टर जो भारत से निकले हैं, लेकिन अब महिलाएं बहुत उम्दा प्रदर्शन कर रही हैं और क्वार्टर फाइनल में पहुंचना, और ये अपने आप में दर्शाता है कि ये एक रैपिड राउंड स्टेज से इसकी शुरुआत होती है, जो ये आपने जिसका जिक्र किया टूर्नामेंट का, फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम जो है। और इसमें जो है इसके लिए 10 मिनट की एक सीमा होती है, हर मूव के लिए 10 सेकंड मिलते हैं, 40 बाजियों तक जो है कोई ड्रॉ नहीं होता। तो इसको देखना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है ये मुकाबले देखना। श्रोताओं में बता दें कि शीर्ष 8 में 4 भारतीय खिलाड़ियों के साथ अब खिताब और शीर्ष 3 स्थानों के लिए भारत और चीन के बीच मुकाबला होना है। वहीं शतरंज से एक और खबर है कि लास वेगास में फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम में भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी का स्वप्निल सफर सेमीफाइनल में अमेरिका के लेवोन अरोनियन से हार के साथ समाप्त हो गया। एरिगेसी ने प्रतियोगिता में इससे पहले शानदार प्रदर्शन किया था। वह फ्री स्टाइल ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। हालांकि आर्मेनिया के पूर्व खिलाड़ी जो अब अमेरिका की तरफ से खेल रहे हैं, अरोनियन के खिलाफ वो अपनी लय बरकरार नहीं रख पाए और उन्हें दोनों बाजियों में हार का सामना करना पड़ा। काफी उम्मीदें थी अर्जुन एरिगेसी से। जी हां, बिल्कुल। अर्जुन जो है पिछले साल भारत के टॉप रेटेड प्लेयर रहे। टाटा स्टील चेस में उनका प्रदर्शन में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप जो लंदन में हुई थी उसमें जीतने वाली टीम के ये सदस्य थे। तो जाहिर सी बात है, जब आप कंसिस्टेंटली इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, एक आध अपवाद को अगर आप छोड़ दें, तो मैं कहूंगा कि ये बड़ा झटका है अर्जुन का इस तरह से रुखसत होना टूर्नामेंट से। और सच कहा जाए तो फ्री स्टाइल ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने थे वो, लेकिन एडवांटेज का वो फायदा नहीं उठा पाए इस मुकाबले में। जबकि जो नाकामुरा था उनके खिलाफ, वो उन्होंने मुश्किल स्थिति में भी अपनी ये शानदार जीत हासिल की। जी। इंडोनेशिया के सोलो में आज भारत ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए ग्रुप डी के मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई पर 110 के मुकाबले 83 से जीत दर्ज कर बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने कल अपने शुरुआती मुकाबले में श्रीलंका को हराया था। ग्रुप की एक अन्य टीम हांगकांग ने भी अपने दोनों मुकाबले जीते हैं और उसने भी भारत के साथ क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह सुरक्षित कर ली है। ग्रुप डी के शीर्ष पर अब कौन रहेगा, इसका फैसला करने के लिए अगला मुकाबला रविवार को भारत और हांगकांग के बीच होगा।
भारत ने इस मिक्स टीम प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इससे पहले 2011 में दिया था, जब उसने कांस्य पदक जीता था। पिछले वर्ष भी भारत क्वार्टर फाइनल में मलेशिया से 2-3 से हारकर पदक से चूक गया था। इस साल इनके प्रदर्शन को देखकर क्या लगता है? देखिए, ये रिले स्कोरिंग सिस्टम जो है बिल्कुल अलग तरह का सिस्टम होता है, जिसके तहत ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जो टीम मुकाबलों में जिसका इस्तेमाल किया जाने लगा है और इसको अब मान्यता भी दे दी गई है। तो यहां आपके लिए बड़े अंतर से जीत जो है, जो अमूमन आम कंपटीशन में इतनी मायने नहीं रखती थी, लेकिन यहां बहुत मायने रखती है। यहां नंबर ऑफ मैचेस जीतने से ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स जीतना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यहां पर जिस तरह से तानवी शर्मा खेली, जिस तरह से भारत के जो अन्य खिलाड़ी खेले, उन्होंने बड़ा कमाल का प्रदर्शन किया है और रुजुला रामू ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। ये तानवी शर्मा के बारे में मैं आपको बता दूं कि एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में ये महिला टीम जो स्वर्ण पदक जीती थी, ये उसकी सदस्य रह चुकी हैं। पंजाब के होशियारपुर की हैं, गोपीचंद एकेडमी में 2016 में जुड़ गई थी। तो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अगर यदि एक या दो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उसका पूरी टीम पर बड़ा सकारात्मक असर पड़ता है। जी। और भारतीय महिला पहलवानों ने हंगरी के बुडापेस्ट में पोलाक एमरे और वर्गा जानोस मेमोरियल टूर्नामेंट में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य सहित 4 पदक जीते। ओलंपियन अंतिम पंघाल ने 53 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में रूस की नतालिया मालिशेवा को 7-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। मई में उलान बचार ओपन में जीत के बाद यह इस साल का उनका दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक है। वहीं हर्षिता ने 72 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए दिन का दूसरा स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने अंतिम दौर में 4 बार की एशियाई चैंपियन कजाकिस्तान की झामिला बर्गिनेवा को 10-0 से हराया। इस बीच नेहा सांगवान को 57 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में पूर्व ओलंपिक चैंपियन अमेरिका की हेलेन मारोलिस के बाद हार से फिर रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। वहीं 50 किलोग्राम वर्ग में नीलम ने फाइनल में बेलारूसी पहलवान सेनिया स्टैंक्विच को हराकर कांस्य पदक जीता। हालांकि जयदीप पुरुषों के 74 किलोग्राम वर्ग में क्वार्टर फाइनल में आगे नहीं बढ़ पाए और कल के पदकों के साथ बुडापेस्ट मीट में भारत अब तक कुल पदकों की संख्या 6 हो गई है। तो अब तक के जितने महिला पहलवानों ने जो कारनामा कर दिखाया है, अब तक हमारे पास 3 गोल्ड सहित टोटल 6 पदक हो गए हैं। आगे इन पहलवानों से अब क्या उम्मीदें हैं कि देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि जैसे अंतिम पंघाल है, भारत की उम्मीदों की हमेशा केंद्र रही हैं। 2023 का वर्ल्ड चैंपियनशिप का वो ब्राउंज मेडलिस्ट हैं, 2 एशियन गेम्स की वो ब्राउंज मेडलिस्ट हैं, एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल भी है उनके नाम, ब्राउंज मेडल भी है। लेकिन कहते हैं ना, आदमी अपनी गलतियों से सीखता है और जिस तरह से पेरिस ओलंपिक में जो उन्होंने गलती की थी, उस गलती को उन्होंने सुधार लिया। वो इसी खिलाड़ी से, जब तुर्की की खिलाड़ी से वो हारी थी, इस बार तुर्की की खिलाड़ी को टेक्निकल सुपेरिटी से हराकर उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। इसके अलावा उन्होंने जो नतालिया, जिसका आपने अभी जिक्र किया, इनको जो है दूसरी बार हराया है, जो कि बहुत अच्छी प्लेयर हैं। एक जिसे कहते हैं वर्ल्ड लेवल पर उनका एक अपना नाम है, यूरोपियन चैंपियनशिप की मेडलिस्ट हैं। हर्षिता का आपने जिक्र किया, हर्षिता ने कजाकिस्तान की रेसलर को हराया। हिसार की एक रेसलर हैं और कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। यासर डागू जो इन्विटेशनल टूर्नामेंट होता है, इसी साल उन्होंने स्वर्ण पदक उसमें जीता था और मंगोलियन ओपन में भी इनका कमाल का प्रदर्शन रहा है। तो इस तरह से जितने भी उनके मुकाबले थे, बहुत सहजता के साथ, आसानी के साथ उन्होंने जीते हैं। तो ये एक उम्मीद की किरण है। और वहीं पुरुषों में सुजीत कलकल, जो कि 65 किलोग्राम वर्ग में जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ये बजरंग पूनिया के वजन में आए हैं। तो इसमें भारत की जो मोनोपोली है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है अजरबैजान के रेसलर रहीम जादे पर उनकी एक तरफा जीत। बिल्कुल। और एक खबर है हॉकी से, जहां हॉकी इंडिया ने आज सीनियर महिला राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए 40 सदस्य संभावित खिलाड़ियों की घोषणा की। यह शिविर 21 जुलाई से 29 अगस्त तक बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा और यह 5 सितंबर से चीन के हांगझो में होने वाले महिला एशिया कप की तैयारी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर एक एंट्री है हमारी, क्योंकि 2026 वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए यदि हम वो खिताब जीतने में कामयाब हो जाते हैं हांगझो में, तो निश्चित तौर पर हमें क्वालिफिकेशन का मौका मिलेगा और साथ ही और जो अन्य प्रतियोगिताएं हैं वो फिर आपके पास फिर क्वालिफाइंग में ही उतरने का एकमात्र विकल्प रहेगा। श्रोताओं, अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का। कल इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। मनोज जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमसे बात की, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और पूरे स्पोर्ट्स स्कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।